सेल रिंग हो रहा था। नींद के खुमार से भरी आंखें खोलकर उसने बेड के साइड टेबल से सेल फोन उठाया। मैम सॉरी इतनी सुबह आपको तंग किया, मगर आपने कहा था ना छोटे बाबा पर नज़र रखने के लिए, बस इसलिए आपको उनके भागने की इत्तला देने के लिए कॉल की। वो बिल्कुल भी नहीं चौंकी। उसे अंदाज़ा था राहिब के इस अमल का, क्योंकि कुछ दिन कबल राहिब की मुलाजमा ने बताया था उसे कि राहिब उनसे यतीम खाने के मुतालिक मालूमात ले रहा था। मेरे बेटे का ख्याल रखना, वो इस्लामाबाद जाएगा। उसके साथ हर वक्त 6-7 गार्ड्स होने चाहिए, मगर उसे भिनक ना लगे। और हाँ, उसे बच्चा समझने की गलती हरगिज़ मत करना। अब्रिश ने पहले ही खबरदार कर दिया था। पर मैम आज तो सिला बीबी और राहिब बाबा के निकाह की तकरीब है। मुकाबिल के लहजे से ही फिक्र और परेशानी झलक रही थी। परेशान ना हो आप, मैं कैंसिल करवा दूंगी। अब्रिश एक गहरी आह भरकर बोली। राहिब के अमल ने उसे सख्त रंज पहुंचाया था। तुम तो भाग गए। तुमने आज साबित कर दिया राहिब, मेरी इज्जत की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मेरी मोहब्बत का अच्छा बदला दिया है तुमने। आंखों में आंसू तैर रहे थे। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं अपना सब कुछ वार कर भी आखिर में खाली हाथ रह जाती हूँ। अब्रिश अपने हाथों को बगौर देखते हुए कुर्ब भरे लहजे में बोली। राहिब के अमल ने उसे तोड़ दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि राहिब और सिला में अब्रिश ने कभी फ़र्क नहीं रखा था। उसने अपनी सगी औलाद से बढ़कर राहिब के लाड उठाए थे। आंखों से कुर्ब भरा एक आंसू टूट कर चेहरे से फिसल गया। कब से बस स्टॉप पर खड़ा था। धूप उस शहजादे के गालों का बोसा ले रही थी, जिसके सबब उसके रुखसार सुर्ख पड़ चुके थे। पूरा वजूद पसीना पसीना हो रहा था। एसी की दुनिया से पहली बार बाहर कदम रखा था अब्रिश मलिक के शहजादे ने। या मेरे खुदाया कितनी गर्मी है आज। वो अपने रुमाल से पेशानी पर आता पसीना साफ करते हुए बोला। आज तो अच्छा मौसम है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसा लग रहा था कि सूरज आग उगल रहा हो। बराबर में खड़ा 40 साला शख्स उसकी बात सुनकर इख्तलाफ किए बगैर ना रह सका। क्या? इससे भी ज़्यादा गर्मी? राहिब उनकी बात सुनकर हैरत से कहने लगा। लड़के तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ज़िंदगी में पहली बार गर्मी का मज़ा चख रहे हो। उस शख्स ने राहिब के चेहरे को हैरत से देखकर टोकते हुए कहा। ऐसा ही समझ लें। धूप के सबब वो आंखें चुंधिया कर बोला। वैसे बरखुरदार तुम्हें जाना कहाँ है? वो अजनबी शख्स राहिब को सरता पांव बगौर देखते हुए इस्तफसार करने लगा। वो गर्मी में ब्लैक हाई नेक, नीले रंग की जीन्स और वाइट कलर का बैग कंधे पर लटकाए खड़ा था। उसका हुलिया बता रहा था कि उसका ताल्लुक किसी अमीर घराने से है, इस्लामाबाद। वो तेजी से गोया हुआ। ओह, तो इस्लामाबाद अकेले जा रहे हो या दोस्त साथ हैं? उस शख्स के पाय दर पै सवालात राहिब को कोफ्त का शिकार कर रहे थे। असल में मेरी बेटी आ रही है मुझे लेने। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे सकता हूँ। राहिब के जवाब ना देने पर वो शख्स फौरन ही अपने सवाल की वजह बयान करने लगा। नहीं, राहिब ने फ़कत इतना कहकर मुंह रोड की जानिब मोड़ लिया। 5 मिनट बाद उसके सामने एक लाल रंग की कार आकर रुकी। उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की अपने खुले रेशमी बाल एक अदा से कंधे के पीछे करती कार से उतरी। वो लड़की क्या थी, मानो कोई हसीन बला थी जिसे हर कोई सताइश की निगाह से देख रहा था। उसके हुस्न ने राहिब की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल की। लाल रंग की ऊंची फ्रॉक बगैर आस्तीनों के, ब्लैक चूड़ीदार पाजामा, शाने पर ब्लैक रंग का नेट का दुपट्टा डाले, बिजलियां लोगों के दिलों पर गिराती हुई वो राहिब की जानिब आने लगी। सॉरी डैड, आपको इतना इंतज़ार करवाया। सो सॉरी। वो एक कान पकड़े शर्मसारी से राहिब के बराबर में खड़े शख्स से गोया हुई। इट्स ओके, वो मुस्कुराते हुए कहने लगे। क्या बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया मैंने आपको? उस लड़की ने मासूमियत चेहरे पर सजाए इस्तफसार किया। नहीं तो मैं बस अभी आकर खड़ा हुआ हूँ। उनका जवाब सुनकर राहिब चौंका। उन दोनों को वहाँ खड़े 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अच्छा, इसका मतलब मैं खामखा शर्मिंदा हो रही हूँ। उस लड़की का चेहरा अपने वालिद का जवाब सुनकर खिल उठा। लाएं मैं आपका सामान उठाऊं? वो लड़की अपने वालिद का सामान उठाकर कार में रखने लगी। आपने झूठ क्यों कहा अपनी बेटी से? राहिब उलझ कर पूछने लगा। आहिस्ता बोलो बेटा, वो सुन लेगी। वो राजदारी से बोले। अच्छी बात है, सुन ले। कितना इंतज़ार करवाया है उसने आपको, वो भी इतनी शदीद गर्मी में। खुद 5 मिनट खड़ी हो ना इस धूप में तो पता चले उसे। राहिब की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। वो मेरी बेटी है। जानबूझकर तो मुझे तकलीफ में मुब्तला नहीं किया होगा ना उसने, ज़रूर कोई वजह रही होगी। उनका जवाब राहिब को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार गया। उसका जहन अब सोच में पड़ गया।
کیا ہوا؟ چلیں ڈیڈ؟ وہ لڑکی اپنے والد کے پاس آ کر راہب پر سرسری نگاہ ڈالتے بولی، آپ راہب ابریش ملک ہیں نا؟ سفید رنگت، دھوپ کے سبب سرخ رخسار، نشیلی آنکھیں، لمبا قد، 16 سال کا وہ حسین لڑکا۔ وہ لڑکی راہب پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اپنے والد کی جانب متوجہ ہوئی تھی کہ اس کا ذہن فوراً کھٹکا۔ وہ تیزی سے راہب کی جانب منہ کر کے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتی اشش راہب نے پڑھ لی تھی۔ اس نے فقط اثبات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، تبھی میں کہوں یہ لڑکا اتنا دیکھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تمہاری اور تمہاری والدہ کی تصویر میں نے اخبار میں دیکھی تھی۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، چلو بیٹا، ہم تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے، بس آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے پورا۔ انہوں نے ایک بار پھر دعوت پیش کی، مگر آپ یہاں بس اسٹاپ پر؟ وہ لڑکی الجھ کر بولی، کیوں؟ حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ راہب ابریش ملک بس اسٹاپ پر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ راہب اس کے سوال پر جھنجھلا کر منہ بسورتے بولا، نہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا، لگتا ہے آپ تو برا ہی مان گئے۔ وہ لڑکی راہب کا اسپاٹ سا جواب سن کر شرمندہ ہوئی۔ چلیں ڈیڈ۔ راہب کو کوئی جواب نہ دیتا دیکھ وہ لڑکی اسے مغرور گمان کر کے آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ گمبھیر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چلیں؟ اس شخص نے آخری بار پوچھا۔ ابریش نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ نکاح کینسل کر رہی ہے، مگر نکاح کی اتنی بڑی تقریب کو اچانک کینسل کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ پریشان حال ابھی تک سر پکڑے بیٹھی تھی۔ سیل کافی دیر رنگ ہونے کے باوجود اس نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ کاش راہب تم نے میری عزت کا ہی پاس رکھ لیا ہوتا، ارمانوں کا نہ سہی۔ وہ رنجیدہ لہجے میں اپنے سامنے رکھی راہب کی تصویر دیکھ شکوہ کرنے لگی۔ بہادر بنو ابریش، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ آج کوئی عام دن نہیں تھا اس کے لیے۔ آج تو اس کے خوابوں میں رنگ بھرنے کا دن تھا۔ آج نکاح تھا اس کی جان سے پیاری بیٹی کا، مگر آخری موقع پر ہی دلہا بھاگ جائے، اس ماں کو کیا خبر تھی؟ سیل بج بج کر اب رنگ ہونا بند ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے پونچھتی سیل اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ ہلو، اس نے اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ میم آپ بے فکر رہیں، ساری تیاریاں مکمل ہیں یہاں، اس کی سیکرٹری تیزی سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ دلی طور پر پھر ایک بار تڑپی، پھر دل پر پتھر رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو، سارے گیسٹ کو کال ملاؤ اور کہو کہ آج کا نکاح الفاظ ابھی منہ میں تھے۔ اپنے دکھ میں وہ صلہ کو بتانا بھول گئی تھی کہ اس کا دلہا بھاگ چکا ہے، اب نکاح کی دلہن بن کر نہ آئے۔ صلہ خرامہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سفید کلیوں والی فراک، چوڑی دار پاجامہ، سفید رنگ پر لال لپسٹک بڑی جچ رہی تھی، ماتھے پر نازک سی بندیا سجائے وہ جنت کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں موم؟ صلہ جان بوجھ کر تیار ہو کر آئی تھی تاکہ ابریش کو یہ علم نہ ہو سکے کہ راہب کو بھگانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں تیار ہو کر کیسے آ گئی، تو میں نے کل رات بہت سوچا، پھر میرے دل نے کہا کہ میری موم میرے لیے کوئی فیصلہ غلط نہیں کر سکتی، اس لیے میں تیار ہو کر خود ہی چلی آئی۔ چلیں اب جلدی سے بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ صلہ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ صبح ہی راہب کا کمرہ چیک کر آئی تھی۔ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ راہب جا چکا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر ماں کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کا دل بھی جیت رہی تھی تاکہ ابریش کی ساری ناراضگی راہب کے حصے میں آئے۔ آج صلہ واقعی بہت خوش تھی، کیونکہ ابریش اور اس کے درمیان کا بچپن سے چبھنے والا کانٹا آج نکل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جھوم جھوم کر ناچے۔ ابریش اپنی بیٹی کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئی۔ سیل والا ہاتھ خود بخود نیچے لٹک گیا۔ صلہ کا خوشی سے چہکتا چہرہ دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہوئی راہب کے بارے میں اسے بتانے کی۔ موم کیا ہوا؟ کچھ تو بولیں، اچھی نہیں لگ رہی کیا میں؟ صلہ ابریش کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ وہ انتظار میں تھی کہ ابریش اسے خود بتائے کہ راہب جا چکا ہے، زبردستی کی تعریف کیوں کروانے پہ تلی ہو؟ اس کی آواز پر دونوں ماں بیٹی چونک کر پیچھے مڑے۔ وہ سفید کرتے پاجامے میں اپنے حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے ابریش کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے صلہ کو بیزاری سے جواب دینے لگا۔ اسے دیکھ کر ابریش بے یقین سی کیفیت میں گرفتار ہوئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے جھلملا اٹھیں، وہیں دوسری طرف صلہ کے سر پر مانو بم پھوٹا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ، تم
सिला हैरत से बोली। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे। मॉम, मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना अब्रिश मलिक का बेटा। सिला की हैरत को मुकम्मल इग्नोर करके वो अब्रिश की जानिब मुतवज्जो होकर अपने कुर्ते का कॉलर पकड़ इतराते हुए माँ से इस्तफसार करने लगा। अब्रिश, कहाँ हो तुम सुबह से? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? फातिमा बेगम और मलिक साहब उसी वक्त लाउंज में दाखिल हुए थे। फातिमा बेगम ने आते ही परेशान होकर पूछा, मॉम, वो मैं ज़रा बिजी थी, सॉरी। अब्रिश के चेहरे की रौनक लौट आई थी। वो अपनी वालदा से माजरत करने लगी। अरे वाह बरखुरदार, तुम पर तो कुर्ता बड़ा सच रहा है। मानते हो ना फिर अपने नाना की पसंद को? मलिक साहब तारीफ का सारा सेहरा अपने सर लेते बोले, जिस पर वो अब्रिश के कंधे पर बाहें डालकर इस बात में सर हिलाने लगा। अब्रिश, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मलिक साहब अब्रिश को देख टोकते हुए बोले, हाँ, और आंखें भी सूजी सूजी सी क्यों लग रही हैं? रोई थी क्या तुम? फातिमा बेगम फौरन ही फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगी। नहीं, दरअसल आंख में कुछ चला गया था। अब्रिश अपनी आंख मसलते हुए झूठ बोलने लगी। मगर तुम्हारी तो दोनों आंखें लाल हो रही हैं। आप फिक्र ना करें, मैं ड्रॉप्स डाल लूँगी। अब्रिश लापरवाही से बोली, मॉम जल्दी तैयार हो जाएं। दुल्हा बनकर मैं ये कहता अच्छा ना लगूंगा कि मौलवी साहब ज़रा रुक जाए, मेरी मॉम तैयार होकर आ रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो अब्रिश की आंखें भर आईं। अभी तैयार होकर आती हूँ। अब्रिश तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ गई। फातिमा बेगम और मलिक साहब अपने कामों में लग गए। सिला उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। अब तो वो इस निकाह से पीछे भी नहीं हट सकती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही अच्छा बनने के चक्कर में उसने अब्रिश के फैसले पर रजामंदी जाहिर की थी। वो कुछ कहे इससे पहले ही राहिब वहाँ से खामोशी से चल दिया। निकाह की तकरीब चल रही थी। 3 सफ़ेद रंग के सोफे स्टेज पर सेट थे, जिनमें बीच वाले पर राहिब और सिला, राइट साइड पर मौलवी साहब और लेफ्ट वाले पर अब्रिश और मलिक साहब बैठे थे। बेटी, आपको कबूल है ये निकाह? मौलवी साहब 2 बार सवाल कर चुके थे। सब बेताबी से उसके इकरार के मुंतज़िर बैठे थे, सिवाय उसके दूल्हे के। वो तो अपने मातम में डूबी हुई थी। राहिब वो शख्स था जो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी आंखों के आगे बर्दाश्त नहीं था, जिसे तकलीफ़ पहुंचाने का वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। बेटी, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर इस्तफसार किया। सिला कबूल क्यों नहीं कर रही? अब्रिश के सोफे के पीछे फातिमा बेगम खड़ी थी। वो अब्रिश के कान के पास मुंह लाकर आहिस्तगी से परेशान होकर पूछने लगी, पता नहीं मॉम, घर पर तो बहुत खुश और रजामंद थी, न जाने अब क्या हो गया इस लड़की को। अब्रिश उलझे हुए लहजे में बोली। उसकी खामोशी लोगों की बातों का सबब बन रही थी। बेटी, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने एक बार फिर इस्तफसार किया। राहिब ने हाथ की सबसे छोटी उंगली से उस नाजुक और नर्म छोटी उंगली को अपनी गिरफ्त में लिया, जिसके खींचने के सबब वो चौंक कर राहिब की जानिब देखने लगी। सिला के हाथ पर दुपट्टा डला था, इसलिए राहिब की उस छोटी उंगली पकड़कर खींचने के अमल को लोगों से पोशीदा ही रखा। उसकी निगाहें आग बरसा रही थी, गोया कह रही हों कि कैसे छूने की हिम्मत की मुझे तुमने। सिला, बोलो बेटा। राहिब की उंगली खींचने के सबब वो हवासों में लौटी थी। फातिमा बेगम उसकी जानिब चलती हुई आई और कान में आहिस्तगी से बोली, बेटा हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। फातिमा बेगम ने उस पर दबाव डाला। कबूल है। उसने एक बार नज़र उठाकर देखा। अब्रिश की पुरुमीद निगाहें उसी के वजूद पर टिकी थीं। मजबूरन उसने दिल पर पत्थर रखकर कबूल है कह दिया। वो गहरी नींद में था। मुसलसल किसी के गेट नॉक करने की आवाज़ कानों से टकराने लगी। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर सामने लगी घड़ी देखी। 2 बजे रात के कौन आया होगा? वो उलझा था, मगर अगले ही लम्हे उसका जहन तेज़ी से काम कर गया। तो तूफ़ान मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, गेट खोलूं या नहीं? 3 मिनट बाद फैसला किया कि तूफ़ान को अंदर आने देगा वो। तुम वापस क्यों आए? क्यों? दरवाज़ा ओपन होते ही वो अंदर घुसी चली आई। राहिब का कॉलर पकड़ आंखों में आंखें डालकर चिंगाड़ते हुए पूछने लगी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की मानित थी। तुमने जानबूझकर खेला ना ये गेम, ताकि मैं फंस जाऊं और मजबूरन निकाह कर लूं तुमसे? पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी तुम जैसे लावारिस को अपना हस्बैंड नहीं मानने वाली। उसकी निगाहें हकारत से भरी थीं। जानता हूँ। वो जानता था मुकाबिल अभी शदीद गुस्से की कैफियत से दो चार है, इसलिए ना कॉलर छुड़वाने की कोशिश की, ना किसी बात का जवाब देने की। बस खामोशी से उसे भड़ास निकालने दे रहा था वो। मॉम को पूरी दुनिया में ये यतीम ही मिला था मेरे लिए।
वो कॉलर छोड़ ठंडे फर्श सर पकड़ कर बैठते हुए बिलक कर बोली। अब उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया था। बहुत देर तक वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती रही, रोती रही। वो सामने सोफे पर बैठकर उसे रोता हुआ देखता रहा। सफ़ेद रंग के ढीले ढाले नाइट सूट में मलबूस वो लड़की सादगी में भी हुस्न झलका रही थी। रोने के सबब आंखें नशीली सी हो गई थी, नाक सुर्ख लाल। वो बच्चों की तरह अपने दूल्हे के सामने बैठ कर ही बिलक बिलक कर रो रही थी। वो एक हाथ सोफे के कॉर्नर से टिकाकर फुर्सत से उसे तकता रहा। काफी देर गुजरने के बाद गेट खोलना ही नहीं चाहिए था। वो बेजारी से दिल ही दिल में गोया हुआ, समझते नहीं है, समझते नहीं है। वो मुंह ही मुंह में रोते हुए आदत के मुताबिक बुड़बुड़ा रही थी। आज वो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फैशन डिजाइनर्स में एक नुमाया मकाम रखती। मैम, इस ड्रेस में नेट का काम करवाऊं? उसकी एक वर्कर हाथ में खूबसूरत सा इनकम्प्लीट ड्रेस पकड़े अंग्रेजी में इस्तफसार कर रही थी। हाँ, और प्लीज़ अब दोबारा पूछने मत आना, एक एक चीज़ 1000 बार बतानी पड़ती है। वो फाइल से निगाह उठाकर उस ड्रेस पर सरसरी सी निगाह डाल झुंझला कर उस लड़की को उसी की ज़बान में जवाब देने लगी। सॉरी मैम, वो शर्मिंदगी से कहते ऑफिस से बाहर की जानिब लपकी। इस तरह नहीं, आप लोग मिलकर क्यों खड़े हो? थोड़ी दूर दूर हो। ज़मीन नरमीन ठीक तरह करवाओ। मेरे न्यू कलेक्शन जल्द ही मुतारिफ करवानी है मुझे अवाम में। वो नरमीन को मॉडल को ठीक तरह से पोज बनवाने की इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने सेल की जानिब बढ़ रही थी जो डेस्क पर रखे कब से रिंग हो रहा था। हेलो, अल्लाह का शुक्र। वो कॉल रिसीव करते ही शुक्र अदा करने लगा। आपने कॉल उठाने की जहमत तो की। कहाँ हो यार, कब आ रही हो? उकाशा के इस्तफसार पर वो उलझी। क्यों, आज मुझे कहीं जाना था? वाह, ज़बरदस्त। वो तंज़िया अंदाज में बोला। मेरे डियर हस्बैंड, मुझे बहुत काम है, सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं, तो प्लीज़ ये तंज बाद में मार लेना और अभी जल्दी बताओ कि कहाँ इंतज़ार कर रहे हो तुम मेरा। वो अपने जहन पर मुसलसल जोर डाल रही थी कि आखिर वो क्या भूल रही है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, ये फालतू उकाशा आपको बार बार तंग करता है, उसके लिए माजरत। मगर आज उत्बान के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और अगर आप आज नहीं गई तो वो नाराज़ हो जाएगा, जिसका खमियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। सो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालें और जल्दी घर पहुँचे, मैं वेट कर रहा हूँ। नदीम नदीम का नाम सुनकर उकाशा बोलते बोलते रुका। हानिया उकाशा से बात करने के साथ साथ अपना लैपटॉप भी ओपन कर चुकी थी। ऑन होते ही उसे नदीम की खबर जो पाकिस्तानी चैनल्स की हेडलाइन बनी हुई थी नजर आई। नदीम वहाँ आया है? उकाशा हैरत से इस्तफसार करने लगा। नहीं, एक मिनट। वो उकाशा को वेट का कहकर न्यूज़ सुनने लगी। मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नदीम शेख की वाइफ ने दावा किया है कि वो एक नामर्द हैं। उनकी शादी को कई साल हो चुके मगर उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई, जिसके सबब वो अब खुला लेने पर मजबूर हैं। खबर सुनते ही 16 साल पहले की पूरी ज़िंदगी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगी। नदीम, मेरे बच्चे को मुआशरे में गाली बनने से तुम ही बचा सकते हो, प्लीज़ आ जाओ। वो दर्द भरी यादें, वो बार बार रोते हुए मैसेजेस करना, कॉल्स करना, भूख से तड़पते अपने बच्चे की चीखें, वो आज भी कुछ नहीं भुला सकी थी। बेशक वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। हानिया की आंखों से आंसू अपने बच्चे की याद में बहने लगे थे। उकाशा ने भी न्यूज़ सुन ली थी। ये कैसे मुमकिन है? उकाशा उलझा था। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? देखो, हमें बर्बाद करने वाला आज खून के आंसू रो रहा है। जैसे उसने तुम्हें मुआशरे में गाली बनने के लिए छोड़ दिया था ना, आज वो मर्द होने के नाम पर खुद एक गाली है। मेरे बच्चे देखो, मेरी औलाद को तड़पाने वाला आज खुद बेनस्ल हो गया। वो आंखें कुर्ब की शिद्दत से बंद करते हुए अपने बच्चे को याद करते हुए बोली। उसके अल्फाज में जो कुर्ब था, उकाशा उसे अच्छे से महसूस कर रहा